हेलो बच्चों, आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर 3 कराऊंगी जो आपको डीओई की तरफ से मिला हुआ है, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का। ठीक है, इसका हम पार्ट ए जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं, 1 मार्क्स वाला। केस स्टडी भी हमने कर लिए हैं और 1 to 16 क्वेश्चंस भी कर लिए। चलो आज हम ये वाला करने वाले हैं, पार्ट बी देख लेते हैं। तो पार्ट बी में जैसे कि आपके पास यहाँ पर लिखा है 21 से 26 क्वेश्चंस तो 2 मार्क्स के हैं, तो आज की क्लास में हम यही वाले कर लेंगे 21 से 26 तक। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार दिखा दूं, ये देखो। ठीक है ना, चलिए हिंदी मीडियम वाले का भी पेपर देख लेते हैं एक बारी। सेम वही पेपर है आपके पास यहाँ पर गणित का। ठीक है, डीओई का जो आपके पास प्रैक्टिस पेपर 3 आया हुआ है, तो इसमें भी हमने पार्ट ए कर ही लिया है। दोनों की मैंने एक ही वीडियो बनाई है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की। तो पार्ट ए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम पार्ट बी इसमें देखें तो यहाँ से स्टार्ट है हमारा पार्ट बी, जिसमें 21 से 26 तक के क्वेश्चन जो है ना वो 2 मार्क्स के हैं। तो आज हम सिर्फ यही वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ डी इफ एचसीएफ ऑफ 759 एंड 44 इज 2d माइनस 13। आपको यहाँ कह रहा है कि डी की वैल्यू निकालो अगर इन दोनों का एचसीएफ जो है ना ये आपको दे रखा है। चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए है 759 और 44 का एचसीएफ 2d माइनस 13 है, तो डी का मान ज्ञात करो। तो आपको यहाँ डी का मान निकालना है अगर इन दोनों का एचसीएफ आपको दे रखा है कितना, 2d माइनस 13। ठीक है, देखो हम ऐसा करते हैं, हमको डी की वैल्यू तो निकालनी है, हम पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं कि आएगा कितना। चेक करते हैं कि ये आएगा। तो चलो यहाँ पर निकालते हैं हम। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 21 हम यहाँ पर कर दें ना। तो मैंने यहाँ पर एचसीएफ निकाल लिया। किसका निकाला, 759 और 44 का। तो मैंने 44 बाहर रखा, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल ली हूँ। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 44 से इसको डिवाइड किया तो 1 पे 44 आया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, 31 बचेगा। तो 44 के टेबल में 31 तो नहीं आता, लेकिन मैं अभी यहाँ पर 9 कैरी कर सकती हूँ नीचे, तो मैंने यहाँ 9 लिख लिया। अब ये 7 पे मेरा 308 आया। अब मैंने माइनस किया तो 11 आया। अब 11 44 की टेबल में नहीं आता और ये कैरी भी नहीं होगा नीचे कोई नंबर, क्योंकि बचा नहीं है ऊपर कोई भी। तो अब लॉन्ग डिवीजन से कर रहे हैं तो 44 अंदर रख लेते हैं। तो 11 4 जा 44। तो आप देखो एचसीएफ तो आपके पास 11 आया, लेकिन आपको क्वेश्चन में एचसीएफ दे कितना रखा था, वो एचसीएफ आपको दे रखा था 2d माइनस 13। तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये दोनों तो जो एचसीएफ हैं ये इसी नंबर के तो हैं। तो दो नंबरों के अलग अलग एचसीएफ थोड़ी आ सकते हैं, सेम ही आएंगे, तो हम इसको इक्वल रख देते हैं। बस अब इस 13 को मैं इधर ले आई, ये 2d मेरे पास ऐसी है, तो 2d इज इक्वल टू 24। यहां से मेरे पास d की वैल्यू आ गई 24/2 करके कितना आ गया 12, और मुझे यहाँ d की वैल्यू निकालनी थी तो वो मेरी आ गई 12। ठीक है ना, तो ये था आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये दे रखी है, इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का आपके पास ये क्वेश्चन है। तो नेचर ऑफ रूट्स आपको याद है ना, वो हम करते थे b² माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो क्या रूट्स होंगे, पॉजिटिव आई और इक्वल टू 0 आई। तो हमने 3 केस चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हुए हैं, तो वही हमें आज यहाँ पर अप्लाई करने हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए द्विघात समीकरण, एक समीकरण दे रखा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये बताना है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो वही b² माइनस 4ac लगाएंगे। अगर 0 के इक्वल आया तो देखेंगे कौन से है, 0 से बड़ा आया तो, और अगर 0 से छोटा आया मतलब नेगेटिव आया तो देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो फिर मूल निकालने पड़ेंगे ना। तो चलो यहाँ पर निकालते हैं। 22 क्वेश्चन है ना ये हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम यहाँ पर 22। तो पहले मैं अपनी इक्वेशन लिख लेती हूँ। तो वो थी मेरे पास x² माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें पहले मैं ए बी सी फाइंड कर लेती हूँ। a1 है मेरे पास, b माइनस 5 है और c मेरे पास माइनस 7 है। अब देखो b² माइनस 4ac देखते हैं कि क्या होगा। b² मतलब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1 हो गया और c का मतलब माइनस 7 हो गया। तो 25, देखो ये वाला जो माइनस है और जो ये वाला माइनस है ये मिलके प्लस हो गया। अब 4 7 जा 28 हो गया। तो ये कितना आ गया मेरे पास 58।
तो 58 तो 0 से बड़ा है। इसका मतलब जब d जो है 0 से बड़ा होता है, ये d तो होता है मेरा पूरा d इजिकल टू, है ना, तो जब d 0 से बड़ा होता है तो वहां वो कौन सा केस होता है, तो वो होता है मेरे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है ना। और हिंदी में बोले तो दो असमान वास्तविक, ठीक है, मूल। तो आपको यही तो बताना था उसका नेचर, तो उसका नेचर कैसे होगा रूट्स का, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे वो, ठीक है। ये क्वेश्चन 22 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन 23 देखते हैं। कह रहा है इफ p, 4 and 1, 0 are end point of a diameter of a circle of length 10 centimeter, find the coordinates of the center of the circle। आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं दोनों, ठीक है, और डायमीटर की लेंथ भी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, सेंटर के, ठीक है। ये अभी हम फिगर बना के करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलिए, यदि p, 4 और 1, 0 वृत्त के व्यास के अंत बिंदु हैं और व्यास की लंबाई 10 सेमी है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर कह रहा है कि ये जो दोनों है ना, ये व्यास के दो अंत बिंदु दे रखे हैं, अंत मतलब दोनों साइडों के बिंदु दे रखे हैं। व्यास की लंबाई भी आपको दे रखी है 10 सेमी। अब आपसे ये कह रहा है जो आपके पास वृत्त का केंद्र है उसके निर्देशांक बताओ, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो 23 का हमें करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले तो एक वृत्त बना ही लेते हैं जब वो उसकी बात कर रहा है वृत्त की। तो ये मैंने इसका व्यास बना लिया डायमीटर, इसको मैंने ए और बी नाम दे दिया, ठीक है। देखो ये मुझे 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये इसका केंद्र है ओ, ठीक है। ये मुझे 4 और पी गिवन है और ये मुझे 1 और 0 गिवन है, ठीक है ना। तो मुझसे कह रहा है कि इसके ओ के जो वो है ना वो बताओ, निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स। तो मेरे को तो यहाँ पी का भी मान नहीं पता, नहीं पता ना पी की वैल्यू। हाँ मेरे को ये पता है कि जो मेरी ए बी है वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर है। तो मैं ऐसा करती हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पी की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम देखें डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा था, ठीक है ना। तो ए बी मेरे को पता है यहाँ पर 10 है, 10 रख देते हैं। x2 माइनस x1, आप किसी को भी x2, इसको अगर मैं x1 y1 ले रही हूँ तो इसको मैं x2 y2 ले लेती हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 10 इज इक्वल टू माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस पी का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर, ताकि ये रूट हट जाए। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास यही तो बचेगा फिर। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, यहाँ पर आ गया आपके पास 9 और यहाँ पर आ गया पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पी स्क्वायर निकाल लेते हैं, 100 माइनस 9। तो पी स्क्वायर आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 91 आएगा। अब जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ रूट लग जाएगा लेकिन प्लस माइनस का। तो पी की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस का 91, एक माइनस का। चलिए मुझे ए पॉइंट जो था वो मिल गया। तो ए मेरे पास था 4 और पी था, ए के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे मेरे पास 4 और पी। तो वो मेरे पास आ गए 4 कॉमा प्लस माइनस रूट 91, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इसके सेंटर के क्या निकालने थे, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ लेट कर लेते हैं, यहाँ मैं लेट करती हूँ, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आर एक्स कॉमा वाई, ठीक है। केंद्र के निर्देशांक मैंने एक्स और वाई मान लिए, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ये तो फिर मिड पॉइंट होगा ना, तो मैं इसमें मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से ये निकाल सकती हूँ। तो मिड पॉइंट क्या होता है मेरे पास, अगर मैं मिड पॉइंट वाला लगाऊं तो वो होता है मेरे पास x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y के लिए होता है मेरे पास y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यही होता है ना। अब सब चीज मुझे पता है, यहाँ पर देखो x1 मतलब 4 है और x2 मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं।
तो 4 प्लस 1/2, तो x आ गया मेरे पास 5/2। अब बात करते हैं y की, तो y में जो मेरा y1 है ये p, इसका मान मैंने अभी निकाला है प्लस, एक मिनट, प्लस माइनस √91, और y2 मेरे को कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो चलो वही लिख देते हैं फिर हम। तो मैंने यहाँ लिखा प्लस माइनस √91 प्लस 0/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √91/2। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या आ गए आपके पास, x और y जो आपने माने थे वो आपके पास आ गए 5/2 कॉमा प्लस माइनस √91/2। ये आपका आंसर आ गया, कौन सा, 23 का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उसमें आपसे कह रहा है AB इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, लोकेट अ पॉइंट C ऑन AB सच दैट AC इज इक्वल टू 1/3 CB। तो चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का आपके पास ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक AB दे रखी है लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आपको इस AB पे C पॉइंट ऐसे लोकेट करना है कि जो AC है वो 1/3 हो जाए CB के। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर है 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड AB लीजिए, AB पर बिंदु C इस प्रकार अंकित कीजिए कि AC जो है वो इतनी हो। कह रहा है एक रेखाखंड बनाओ 8 सेंटीमीटर की, उसके बाद उसको नाम दे दो AB। अब AB पे एक ऐसे C बिंदु बनाओ कि वो बिंदु उस तरीके से लगानी है आपको कि जो AC होगा वो 1/3 हो जाएगा किसके, CB के। ठीक है, चैप्टर 11 का आपके पास ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कौन सा, 24 क्वेश्चन है, यहाँ करते हैं इसको। तो सबसे पहली बात मुझे दे रखा था AC इज इक्वल्स टू 1/3 CB, तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ नीचे ले आती हूँ, ये आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर प्रकार से और पेंसिल से नहीं बता रही हूँ, ठीक है, रफ फिगर में आपको बता रही हूँ, लेकिन हाँ ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि ये आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन है, जो वर्कशीट आपके पास 71, 72, 73 आई थी। ये तीनों वर्कशीट ही आपके पास कंस्ट्रक्शन के चैप्टर की आई थी, और इसमें मैंने आपको प्रॉपरली बिल्कुल पेंसिल से प्रकार से अच्छे से समझाया है कि आपको ये एंगल्स को कैसे बनाना है, इस लाइन को कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको रफली बना रही हूँ, इन वर्कशीट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है ना, आप वहां से बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे जिसको हम नाम दे देंगे AB। अब हम दो एक्यूट एंगल्स बनाएंगे, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जो AC है वो 1 है और जो BC है वो 3 है, तो इसका मतलब एक आर्क हम यहां लगा देंगे, इसको नाम दे देंगे A1, और 3 आर्क हम यहां लगा देंगे और इनको नाम दे देंगे B1, B2 और B3। ठीक है, याद रखिएगा ये पेंसिल और कंपास से बनाना है और बिल्कुल प्रॉपरली गैप होना चाहिए इनके बीच में। उसके बाद हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। मैं सिर्फ आपको रफ फिगर से स्टेप्स बता रही हूँ, आपको एक बार याद दिला रही हूँ क्या थे स्टेप्स ये। तो अब जो आपके पास ये वाली AC आती है और जो आपके पास ये CB आती है, इनकी रेशो 1:3 ही होनी चाहिए। तो आप स्केल से जब मेजर करोगे, ठीक है, उसके बाद AC जितनी आई वो यहाँ लिख देना और BC जितनी आई वो यहाँ लिख देना, और उसके बाद देखना वो 1:3 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपकी फिगर सही बनी है, और अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं पर आपने गलती की है। ठीक है, तो इन वर्कशीट से जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल पेंसिल से कंपास से प्रॉपरली बताया है, ये भी बताया है कि ये आर्क कैसे लगेंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम यहाँ देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. कह रहा है हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और उसके अंदर एक सर्कल बना दिया क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के बराबर होगी। ठीक है ना, देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया, तो आप मतलब वृत्त के आसपास चतुर्भुज बनाओ या चतुर्भुज के अंदर वृत्त बनाओ, एक ही बात है। सिद्ध क्या करना है, AB जो है AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के बराबर होगी, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसका मतलब इसमें हमको आकृति बनानी पड़ेगी, है ना। तो चलो देखते हैं हम उसको कैसे बनाने वाले हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन हम कौन सा करने वाले हैं यहाँ पर, 25। तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ, माना कि मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया है और इसके अंदर ये मैंने सर्कल बना लिया है।
ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम खुद से, तो ए बी सी और डी, ठीक है ना। मैं इसको भी नाम दे देती हूँ जहां पर ये टच हो रहा है सर्कल क्वाड्रिलेटरल पे, इस चतुर्भुज पे जहां ये वृत्त छू रहा है, तो P Q R और S। अब मुझे यहां पर जो प्रूफ करना है वो लिख देती हूँ एक बार। तो प्रूफ मुझको यहाँ पे करना था कि जो AD है उसमें अगर मैं BC प्लस करूं तो वो AB प्लस CD के बराबर होगी। तो चलो अपना सॉल्यूशन देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहली बात देखो, जो ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है और पॉइंट D है, इन चारों से मेरे इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट आ रही है, स्पर्श रेखाएं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये रही AD, AS और PQ, AP सॉरी, AS और AP, ये दोनों मेरी क्या है, स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट है। कौन से पॉइंट से? A पॉइंट से। तो ये दोनों मेरी इक्वल होंगी, क्योंकि थ्योरम 10.2 मुझको ये बोलती है कि सर्कल पे दो जो हमारी टेंजेंट आती है, अगर आउटसाइड के पॉइंट से है, मतलब बाहर के किसी पॉइंट से आती है, तो वो दोनों मेरी इक्वल होती है। यही होता है ना। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ ना इसमें कि जो मेरा AP है वो AS के बराबर है। फिर आप सोच रहे ऐसे तो D भी बाहर का पॉइंट है, तो जो ये DP है ये मेरी DQ के बराबर होगी, होगी नहीं होगी? तो बिल्कुल वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं। तो जो हमारी PD है वो DQ के बराबर है। फिर उसी तरीके से C भी मेरा बाहर का पॉइंट है, तो जो CQ है वो मेरी CR के बराबर होगी, है ना। तो CR के बराबर क्या हो जाएगी? मेरी CQ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं जो ये B पॉइंट है, तो इससे भी ये दोनों स्पर्श रेखा है मेरी। तो इसका मतलब जो BR है वो मेरी BS के बराबर हो जाएगी। अब सब में यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वो थ्योरम लिखनी है 10.2, जिसकी वजह से हमने ये सारी इक्वल कर दी है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने जो ये लिखे हैं इनको लिखना किस तरीके से। कई बच्चों को ये क्वेश्चन आता है लेकिन इन लिखने के चक्कर में गलत हो जाता है। देखो, मैंने यहाँ पर AP लिखा इजिकल टू AS लिखा, ये रहा। अब जब मैं ये वाली दोनों साइड लिखूंगी ना, बिल्कुल ध्यान से आप फिगर में देखो, मैं मार्क कर रही हूँ, तो मैं जो PD है या DP है वो AP के नीचे वाली साइड पे ही लिखूंगी, ताकि जब मैं जोड़ू ना तो ये दोनों जुड़ जाए, AD आ जाए, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें देखना है, जहां आपने DQ लिखा है अगर लेफ्ट साइड पे लिखा है तो फिर आप CQ भी लेफ्ट साइड पे लिखना। ऐसे ही जहां आपने CR लिखा है उसी की साइड पे आप BR लिखना, ताकि वो जुड़ सके, ठीक है ना। अब इन सबको, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो, कर दो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ठीक है यहां तक। अब जोड़ो, कैसे जोड़ोगे? देखो देखो, AP में PD प्लस करूंगी तो AD आ जाएगा, CR में BR प्लस करूंगी तो BC आ जाएगा। अब AS, कोई और S वाला दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा। AS में BS प्लस करूंगी तो AB आएगा, आएगा नहीं आएगा? देख लो, ये रही मेरी AS और ये रही मेरी BS, जोड़ दो, AB आने वाला है, और इन दोनों को प्लस करूंगी तो CD आएगा। अब एक बार आप यहां पर देखो और एक बार जो प्रूव हमने लिखा था वहां देखो, है ना दोनों सेम। तो ये हो गया मेरा हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये था क्वेश्चन 25। इसके साथ एक और क्वेश्चन है हमारे पास चॉइस में और वाला, वो देखते हैं। चलो, कह रहा है इफ इन द फिगर MN एंड MP आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इफ MN इज 4.5 सेंटीमीटर। यहां पर कह रहा है दी गई आकृति में MN एंड MP केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यदि MN 4.5 सेमी हो तो जीवा PN की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, मैं आपको पहले फिगर में समझाती हूँ, ठीक है, उसके बाद करेंगे। यहां पर आपको ये दे रखी है मुझे 4.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये 4.5 है, तो फिर ये भी 4.5 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है मेरी कौन से पॉइंट M से, और थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग ये दोनों स्पर्श रेखाएं मेरी बराबर होंगी होंगी लेकिन मुझको ये वाली स्पर्श रेखा निकालनी है, ये पूरी, ठीक है। मैं इसको ना दूसरे पेन से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ये मुझे निकालनी है। अब ये कैसे निकालें? सबसे पहली बात तो जो ये केंद्र है, इससे मैंने क्या किया, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे दे रखा है, ये एक्चुअली में यहाँ आएगा ना ताकि ये ज्वाइन हो जाए।
ये है, ठीक है। इसमें मुझको ऐसा लग रहा है कि एक चीज मिसिंग है, और वो चीज क्या मिसिंग है, हमको ये वाला एंगल भी दिया होगा 60 डिग्री, तभी निकाल पाएंगे हम, वरना तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ 60 लेके कर रही हूँ, क्योंकि बिना एंगल के तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा शायद से, तो मैं 60 से कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने माना है कि हमको जो ये m वाला है, ये मुझे 60 दे रखा है, ठीक है। अब देखो आप, जो ये कॉर्ड है आपके पास PN जीवा, तो ये यहाँ पर लंब होगी, परपेंडिकुलर बना रही होगी, तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री है। उसी तरीके से फिर ये यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है। और ये पूरा 60 था, तो ये 30 हो गया और ये 30 हो गया, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ इस वाले ट्रायंगल की बात करो, कौन से ट्रायंगल की मैं आपसे कह रही हूं, इसकी, देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसमें दो एंगल मिल गए, तो क्या मैं यहां से ये तीसरा एंगल निकाल सकती हूँ, जो मैं ये शेड करूं? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। कैसे? 90 प्लस 30 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। तो मैंने यहां से क्या किया, इसको निकाल दिया। मैं भी आपको पूरा सॉल्यूशन आगे करके दिखाऊंगी, बस मैं आपको फिगर में अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 60 कितना, 180 में से 90 में से 30 गया, हाँ ये मेरा 60 आ गया। अब देखो, जब ये वाला एंगल 60 है, तो एंगल एन इज इक्वल टू तो एंगल पी होगा ना, ये भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों, मेरे पास जो एम एन है वो इक्वल है एम पी के, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो फिर ये एंगल भी इक्वल होगा। जब दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो उसके सम्मुख कोण जो है वो भी बराबर होंगे। अब आप ध्यान से देखो, आपका ये वाला कोण भी 60 है, ये वाला कोण भी 60 है, और जो ये कोण था ये भी 60 है, ये वाला। तो इस वाले ट्रायंगल के कौन से, एम एन पी के, इसके तो तीनों ही कोण 60 60 है। और जिसके तीनों कोण 60 होते हैं, वो कौन सा होता है? वो तो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, समबाहु त्रिभुज ही तो होता है वो। तो जब इस, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी दो साइड 4.5 और 4.5 है, तो जो ये थर्ड साइड मुझे ये कॉर्ड निकालनी थी, फिर ये भी तो 4.5 ही होगी, तो निकल गई ये भी 4.5, निकल गई ना। चलिए अब हम इसको आगे कर दें। तो जो मैंने आपको यहाँ बताया है ना, वही सेम चीज मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो चाहिएगा ना, तो वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको। तो यहाँ पर हम और डालते हैं, ठीक है। मैं यहाँ फिगर नहीं बना रही हूँ, वो जो चीजें मैंने आपको यहाँ बताई है वो लिख रही हूँ। एम एन जो है वो एन पी के बराबर होगा 4.5 सेंटीमीटर, फिगर आपको बनानी है, ठीक है। ये मत सोचना फिगर नहीं बनानी। तो ये थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरी स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है वो बराबर होती है, ठीक है। और जो मेरे को एन एम पी दे रखा है वो 60 डिग्री था, यही था। तो मैंने यहाँ से पहले वो 30 डिग्री में डिवाइड कर दिया था। अब फिर हमने उस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल लेके थर्ड एंगल निकाल लिया था, ठीक है। तो वो हमने कैसे, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिगर दिखा देती हूँ इसकी, देखो। अच्छा, हमने इसमें किया था हिंदी मीडियम वाले में, तो एम एन ओ में, तो एन टी, इसको मैं नाम दे देती हूँ टी, जो यहाँ पर है, केंद्र को नहीं दे रही मैं, केंद्र तो मेरे पास ओ ही है, इसको दे रही हूँ टी, ठीक है। तो ये लंब होगा, वही चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अब, ठीक है ना। तो एन टी जो है वो लंब है किस पे, यहाँ पर ओ एम पे। अब हम बात करते हैं किसकी, इन ट्रायंगल एन टी एम। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, तो एंगल एन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 होगा। तो 90 प्लस 30 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरा एंगल एन निकल जाएगा, कितना आएगा, 180 माइनस 90 माइनस 30, तो आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल एन जो है मेरा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा मेरे पास, वो एंगल पी के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा पी के इक्वल, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब अगर हम देखें कौन से ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे वाले में, एम एन पी, तो इन ट्रायंगल एम एन पी, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन इज इक्वल टू एंगल पी, ये तीनों ही 60 डिग्री है। इट मीन्स, इसका मतलब
इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो इसका मतलब mn जो है वो mp के बराबर होगा और वही pn के बराबर होगा 4.5। तो मुझे क्या निकालना था यहाँ पर, pn की लंबाई। तो pn की लंबाई कितनी आ गई, pn इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन कौन सा, 25। चलिए लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है यदि x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b sec थीटा, तो दर्शाइए कि b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो x और y का मान दे रखा है और ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों का भी सेम क्वेश्चन यही है। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा देन शो दैट। तो आपको ये शो करना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसको कैसे शो करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ गए हम 26 पे। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ, मुझे x दे रखा था a sec थीटा, ठीक है, और साथ के साथ y भी दे रखा है मुझको b tan थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना था यहाँ पर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को किसके इक्वल प्रूव करना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये वाली साइड। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बारी। ठीक है, अब देखो मैंने बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखी ए सेक थीटा, और ये स्क्वायर ऐसे ही लगा दिया वापसी। फिर ए स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, वाई की जगह मैंने वाई की वैल्यू लिख दी बी टेन थीटा, और ये स्क्वायर वापसी लगा दिया। ठीक है, अब मैंने इस स्क्वायर को खोल लिया, तो ये ए पे भी था स्क्वायर और सेक पे भी था, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही मैंने इसको किया तो ये बी पे भी था स्क्वायर और 10 पे भी था। अब देखो आप इन दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर उबेनिस्ट हो रहा है कॉमन, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, तो बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको याद हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो मेरी एक आइडेंटिटी होती है जो 1 के बराबर होती है, तो बस इसको आप 1 के बराबर रख दो। तो इसका मतलब ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गई, और यही मेरी राइट हैंड साइड है जो मुझे प्रूव करना था। अभी आपको दिखाती हूँ, पर आपको यही राइट हैंड साइड मिलेगी। देखो ये रही, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है ना, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है गया इसके साथ जो चॉइस में हमको मिला हुआ है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालो अगर साइन थीटा माइनस रूट कॉस थीटा 0 के बराबर है। एक कंडीशन लिखी है, थीटा 0 से बड़ा होगा जो आप निकालोगे, और 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो इसका मतलब हम अपना आंसर भी चेक कर पाएंगे इससे। ठीक है, कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा जो है वो 0 हो, लेकिन यहाँ पर थीटा जो है वो 0 से तो बड़ा होगा पर 90 से छोटा होगा। जो भी थीटा हमारा निकलेगा उसका मान 0 से बड़ा आएगा और 90 से छोटा आएगा। चलो तो फिर ये लिख लेते हैं और थीटा का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पर करते हैं इसको, देखो मैं और डाल के कर देती हूँ यहाँ। तो मुझको यहाँ पर दे रखा था साइन थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा जो है वो 0 के बराबर है। मैंने पता है क्या किया, इस रूट 3 कॉस थीटा को मैं इधर लेके चली गई हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा, और 0 में कुछ भी प्लस करते हैं तो वही आता है। अब की बार मैं इस कॉस थीटा को नीचे ले आई हूँ और इस रूट 3 को वहीं छोड़ दिया, तो ये तो मेरा टेन थीटा बन गया फिर, और इसको रूट 3 रहने दिया। तो 10 की टेबल में रूट 3 आता है क्या, बिल्कुल आता है। कब आता है, 1060 के ऊपर, है ना। तो यहां से 10 से 10 कटा तो थीटा मेरा कितना आ गया, 60 डिग्री, और मुझे थीटा की तो वैल्यू निकालनी थी, आ गई 60। अब आप देख लो ये 0 से बड़ी है और 90 से क्या है, छोटी है ना, 90 से छोटी, तो इसका मतलब मेरा थीटा आ गया 60, और वो सही भी है। ठीक है, तो ये था आपके पास और वाला पार्ट। इसी के साथ आपका ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हमारे। अब आते हैं 3 मार्क्स वाले, तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे 27 से। तो आज आप 21 से 26 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।